वेलकम गाइस। लास्ट पॉडकास्ट परसों जो हमने शूट किया था उसमें हमारा क्वेश्चन यही था, इज़ इट द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन और इज़ इट अ प्री रिसेशन पीरियड। सो आज पूरी मार्केट में हर न्यूज़ चैनल पे यही डिस्कशन है। एज वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वॉर दैट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। सो इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रीवियस पॉडकास्ट हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन हाउस होल्ड पे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज क्या क्या प्लानिंग कर रही हैं इस ट्रेड वॉर के अगेंस्ट, हाउ दे आर प्लानिंग टू प्रोसीड, आर दे अगेंस्ट यूएस और दे आर विलिंग टू ट्रेड विद यूएस, आर दे एग्जीक्यूटिंग सम एफटीएज। सो वो सब पॉइंट्स हम जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेमंत सर के साथ। सो मेरा पहला क्वेश्चन हेमंत जी ये है कि फॉलिंग नाइफ वो स्टक मिड एयर, कैन इट फॉल फर्दर। सो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ और आगे क्या होगा। देखिए, अभी पीछे इंटरेस्ट रेट की वजह से, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से और सर्टेन अदर ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ये हमारा मार्केट नीचे गिरता जा रहा था। राइट। सो दैट वाज फॉलिंग नाइफ। या दैट वाज फॉलिंग नाइफ। एफआईआईज एग्जिट कर रहे थे, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स उनको सपोर्ट दे रहे थे फ्रॉम म्यूचुअल फंड। सही है। सो जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी हमने अभी पीछे नोटिस करी। नाउ दैट falling knife which got stuck because of the help of DII and retail investor now is falling again, क्योंकि ट्रम्प ने ट्रेड वॉर को री इनिशिएट कर दिया या उसको बढ़ा दिया और टैरिफ्स बढ़ा दिए। रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी आ रहे हैं चाइना की तरफ से और अदर नेशंस की तरफ से, तो वो फिर और मार्केट गिर गई। तो दिस दैट इज हाउ फॉलिंग नाइफ stuck between, now falling further. So where it will lead to, nobody knows. Nobody knows. Okay. Where will be the bottom? Nobody knows. So now either we are stuck in between or we are going downwards. Now we are going downwards. Okay. Now we are into free fall. ट्रम्प ने इसी टेन्योर में इतने टैरिफ्स क्यों लगाए? इससे पहले भी तो एक टेन्योर था ट्रम्प का जो जस्ट जो बिदेन से पहले था, तो उसमें ट्रम्प की क्या स्ट्रेटेजी थी? उस टेन्योर में ट्रम्प की क्या स्ट्रेटेजी थी? देखिए, ट्रम्प की स्ट्रेटेजी ना पहले से ही क्लियर है। एक मैं आपको पुरानी चीज़ बताता हूँ। 1987 का एक इंटरव्यू हुआ था। ही वॉज अ रियल एस्टेट बिजनेसमैन, ही स्टिल इज। उस टाइम पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जब ब्लैक मंडे आया था उसके नियर अबाउट कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन यूएसए इकोनॉमी एंड हाउ आर रिलेशन विद अदर कंट्रीज आर गोइंग। तो उस टाइम पे उनकी यही स्टेटमेंट थी कि दीज पीपल और दीज कंट्रीज आर रिपिंग ऑफ यूएस इकोनॉमी। उस टाइम पे उन्होंने एग्जैक्टली लाइन बोली थी कि अ पुअर मैन इन सऊदी अरेबिया इज लिविंग लाइक ए किंग। वो लोग इतने टैरिफ इंपोज करते थे यूएसए पे, बट यूएसए वाज अनेबल टू डू दीज थिंग्स बिकॉज वो इकोनॉमीज भी स्ट्रॉन्ग थी, यूएस भी स्ट्रॉन्ग था, बट यूएसए उस पर रिटेलिएट नहीं करता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम 2018 में ट्रंप ने कुछ टैरिफ्स लगाए थे पर्टिकुलरली ऑन चाइना, जिससे वो बहुत परेशान थे। उन्होंने फिर भी यूरोप को और कनाडा को एग्जिम्प्ट किया था, बट दिस टाइम एक तो डेफिसिट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, डेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है यूएसए के ऊपर। ओके। जिसकी वजह से उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस को मुझे पहले बैलेंस करना है, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरे लिए वर्ल्ड आता है। दैट्स व्हाई दिस इज ही कंसिडर्ड इट टू बी द राइट टाइम टू इंपोज दिस काइंड ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स। जिसके रिप्लाई में चाइना, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसने टैरिफ इंपोज किया 34%। अब एक क्वेश्चन मेरा ये आता है, आपसे मैं पूछता हूं, अब चाइना ने एक स्टिमुलस, आज सुबह ब्लूमबर्ग की एक न्यूज आई थी कि चाइना हैज अनाउंस्ड अ स्टिमुलस पैकेज फॉर एक्सपोर्टर्स। नॉट अनाउंस्ड, दे आर कंसिडरिंग इट, जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट भी कंसिडर कर रही है कुछ एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने का। सो इस बात में कितनी सच्चाई है? सी मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये चीज कितनी वैलिड है? सी स्टिमुलस पैकेज इज अ इंटरिम रिलीफ एंड नॉट द फाइनल रिलीफ। मतलब ये कि आप स्टिमुलस पैकेज देके उनको कुछ टाइम के लिए तो जिंदा रख सकते हो, परमानेंटली जिंदा नहीं रख सकते। इट इज अ काइंड ऑफ वेंटिलेटर। ठीक है। परमानेंट जिंदा रखने के लिए इकोनॉमी हैज टू बी इन अ परफेक्ट स्टेट। जो इकोनॉमी को, जहाँ पे टैरिफ्स, जो ग्लोबलाइजेशन हमारा पहले ग्लोबलाइजेशन ईरा थी, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। खाली स्टिमुलस पैकेज से इकोनॉमी विल नॉट बी गोइंग टू रिवाइव फुल टू द फुल। ये बात तो कंफर्म है। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी सेकंड फ्लोर से नीचे गिरा है, जो कि टैरिफ वॉर है, और हम उसको पेन किलर दे रहे हैं स्टिमुलस देके, जिससे उसको टेम्परेरी रिलीफ तो है, बट इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो आएंगे वो आने वाले बाद में पता लगेगा। वो बाद में पता चलेंगे। अब ट्रेड इम्बैलेंस हुआ, सपोज कीजिए इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ। Apple recently decided to get its phone manufactured in India. Now
it will have to reconsider this. So इंडियन कंट्री में जो भी उसका जो भी उसके बिहाफ पे फोन बना रहा था, नाउ इट अगेन हैज टू रिकंसीडर ऑल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि एप्पल तो शायद अब डिस्करेज होगा वापस इंडिया में फोन बनवाने से। Right. तो इसी के चलते जो 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 स्टिमुलस है, एक्सपोर्ट बेनिफिट दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, दैट इज जस्ट अ टेम्परेरी रिलीफ एंड शुड नॉट बी चीयर्ड अप टू द फुल, बिकॉज नोबडी नोज कि आगे उसको काउंटर करने के लिए कोई ड्यूटी या कोई टैरिफ ना लगा दिया जाए। ओके वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट मीटिंग में टैरिफ्स पे दोबारा बढ़ाने का विचार करने वाला है, ऐसी एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। अभी नेक्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून, जिसमें टैरिफ पे दोबारा और विचार होने हैं। फॉरगेट अबाउट रोल बैक, they will not let the knife touch the bottom. Now अब आप मुझे ये बताइए कि मार्केट्स का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा, मार्केट्स पर ट्रेड वॉर का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा? एज फार एज आई कैन सी, जो हमने ब्लैक मंडे देखा था 1987 में, उस दिन 22.6% डाउ जोन्स सिंगल डे में गिरा था। Oh my God. So it was the biggest fall in history on Monday because of these tariff issues. So ये चीजें कैन ब्लैक मंडे बी रिपीटेड, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी कि बिल्कुल, ब्लैक मंडे कैन बी रिपीटेड एंड इट्स अ लाइकली प्रोबेबिलिटी। उसके पीछे रीजन यही है कि आज ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स की वजह से, ट्रेड वॉर की वजह से, देयर इज नो कंपनी और नो कॉर्पोरेट इन दिस वर्ल्ड हु इज अनअफेक्टेड। राइट, जब कॉर्पोरेट्स अफेक्ट होंगे तो उनकी वर्कफोर्स अफेक्ट होगी, वर्कफोर्स अफेक्ट होगी तो डिमांड अफेक्ट होगी, जब डिमांड अफेक्ट होगी तो अदर रिपल इफेक्ट, मतलब अदर कॉर्पोरेट्स अफेक्ट होंगे, रिपल इफेक्ट, एफएमसीजी, अदर सेक्टर्स जितने भी हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे जैसे आईटी कंपनीज को यूएसए में पहले डिस्करेज किया जाता था, वैसे वैसे आईटी सेक्टर फॉल करता था इंडिया में, आईटी सेक्टर में ले ऑफ्स होते थे, जिसकी वजह से अगेन एक डिमांड सर्कल रुक जाता था। तो फर्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। अब आप करंट डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, जो करंट न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और अदर आईटी सिटीज इन इंडिया हैव विटनेस्ड अ वेरी लेस डिमांड in the housing projects, real estate sector. Yes, real estate sector, Right. because even the workforce is not certain कि हमारी jobs continue भी रहेंगी नहीं रहेंगी because of this. So they are not putting their money into some venture जहाँ से वो उसको fulfill ना कर सके। मतलब मैं आज लोन ले लूँ, हाउसिंग लोन ले लूँ, घर ले लूँ, लेकिन मैं उसकी EMI ना पे कर सकूँ फ्यूचर में, there is no point. So डिमांड इस वजह से कम आई है। एक रीजन तो ये है। अब आप कितनी स्टेटमेंट्स, कितने ही बिग बिजनेसमैन की स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। श्रीधर वेम्बू जी ने, जो ज़ोहो के सीईओ है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि वी हैव टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम मार्केट टू अदर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडिशनल यू कैन से लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ही हैज एम्फसाइज्ड दैट we should invest in gold and silver as of now instead of market, because markets are little bit uncertain these days. So अभी हमने रियल एस्टेट सेक्टर की बात करी, क्या आपको लगता है BFSI सेक्टर जो है, is it safe or is it unaffected? पहले तो I'll tell you, BFSI is banking, financial, insurance sector. Basically BFSI is this. So आज सुबह मैं एक एनालिस्ट की स्टेटमेंट सुन रहा था दैट BFSI is going to outperform in next 6 months 1 year. I slightly disagree, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाउ दे कैन आउट परफॉर्म। आप एक चीज समझिए, अगर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं डेट के बिना इंडस्ट्रीज चल रही हैं, डेट हर एक बंदे ने ले रखा है। अगर आज एक एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट ले ऑफ करती है तो उसके जितने एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने होम लोन, किसी ने पर्सनल लोन, किसी ने कार लोन लिया होगा, वो EMI नहीं दे पाएगा। किसी के क्रेडिट कार्ड होंगे, वो EMI नहीं दे पाएगा। उस कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया हुआ है या NBFC से लोन लिया हुआ है, तो जब उसका एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद वो डेट पे नहीं कर पाएगी, जिससे बैंक की बैलेंस शीट और बुक्स भी तो हिट होंगी। तो आप ये चीज समझिए, इसका रिपल इफेक्ट बहुत डेंजरस है। मतलब जितने भी ट्रेड वॉर्स हैं, इन्फ्लेशन है, जितनी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं या वॉर्स हैं, उससे कंट्रीज की छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी सब इंपैक्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि BFSI सेफ है, आप ब्लाइंडली जाके उसमें पैसा लगा दीजिए। आप BFSI में भी आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन जिन कंपनीज को आप ये एनालाइज नहीं कर सकते किस कंपनी ने किससे लोन लिया हुआ है और मैं इसी में इन्वेस्ट कर दूं। सो प्रॉब्लम ये आती है कि सेफ कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जेंसॉल इंजीनियरिंग है, जो ब्लू स्मार्ट कैब है, उन लोगों ने रिसेंटली डेट पे डिफॉल्ट किया था। शेयर लोअर सर्किट में है, लोगों को एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। वैसे हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि जब कोई कंपनी ILFS ने डिफॉल्ट किया था, ILFS इतनी बड़ी कंपनी थी, उसने डिफॉल्ट किया था,
तो नुकसान किसका होता है? बैंक का होता है। अंसल दिवालिया हुआ, नुकसान किसका हुआ? बैंक का हुआ, जिसने उसको पैसा दे रखा है। तो सेफ बीएफएसआई भी नहीं है, नुकसान उसको भी होंगे। इसीलिए इट कैन बी पॉसिबल दैट बीएफएसआई का जो डैमेज है वो लिटर एसएस हो, मतलब सी वी वर सेइंग दैट कि 1 से 2 क्वार्टर में एक्चुअल रिजल्ट्स पता लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट। राइट, हम ये कह रहे थे अभी तक। राइट, बिल्कुल। ये हो सकता है कि 1 से 2 क्वार्टर में कॉर्पोरेट्स के डायरेक्ट रिजल्ट पता लगे, और बीएफएसआई बिकॉज इट इज इम्पैक्ट विल बी अ लिटिल लेटर ऑन दैट, तो 2 से 3 क्वार्टर बाद बीएफएसआई का इम्पैक्ट पता देखो 90 डेज में तो एनपीए कैटेगराइज करना होता है, उसके बाद बुक्स खराब होनी स्टार्ट होती हैं। पहला पॉइंट तो ये है। तो दे हैव अ क्वेश्चन ऑफ 90 डेज। अगर आज भी इशू परसिस्ट होना, इशू स्टार्ट होता है, तो दे हैव 90 डेज टू रिपोर्ट। तो पहला क्वार्टर तो ऐसे ही निकल गया। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में चीजें आनी शुरू होती हैं, आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं कि कितना पेन बीएफएसआई में भी है। मैं आपको एक चीज का एग्जांपल और देता हूँ। जतिन, कुछ चीजें तो ऐसी भी है वी कैन नॉट से, बट वी हैव टू एग्री दैट देयर आर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन आल्सो। यस, मैं एक चीज और आपको बता रहा था कि आप एक चीज समझो कि बैंक ने अगर 100 रुपए दी, अगर एक कंपनी 100 रुपए का माल बेचती है, तो उसमें उसको 10% का प्रॉफिट है, तो उसका 10% इम्पैक्ट होगा, राइट। उसको 10 रुपए अगर नहीं बिकेगा तो 10 का नुकसान है। बट बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया तो उसके 100 के 100 रुपए लगे हुए हैं, उसको तो 100 रुपए का नुकसान है अगर पेमेंट नहीं आती है। उसका सिर्फ इंटरेस्ट का लॉस नहीं है, उसका तो पैसा भी उसमें लगा हुआ है। बिल्कुल। तो बीएफएसआई अगर पेमेंट के इश्यूज आते हैं, डिले पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट नहीं होती हैं, या एनपीएस होते हैं, तो बैंक को बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। इकोनॉमी तो बैंक्स पे चलती है, तो सेफ नहीं है। ये चीज आप मिथ निकाल दीजिए कि सेफ कुछ है मार्केट में। फिलहाल सेफ कुछ भी नहीं है। सो मार्केट में कुछ सेफ नहीं है। मार्केट मार्केट मार्केट, ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर। अब आप ये बताइए कि क्या मार्केट लोअर सर्किट हिट कर सकती है? देखो, आज भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल बहुत सारे ट्वीट्स थे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस थे कि मार्केट मंडे को लोअर सर्किट हिट करेगा। तो अगर ऐसा कोई प्रेडिक्ट कर पाता तो शायद हम सब मल्टी बिलियनर होते, राइट। इट कैन हिट, इट मे नॉट हिट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे चाइना ने टैरिफ रीइम्पोज किया है, मतलब चाइना ने टैरिफ लगाया है, 9 अप्रैल से वो स्टार्ट होगा। आप जो बता रहे हो लोअर सर्किट का, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोअर सर्किट हिट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट अभी चाइना ने टैरिफ, उन्होंने रेसिप्रोकल लगा दिया, दोबारा री रेसिप्रोकल उन्होंने यूएस पे 34% लगा दिया। अदर कंट्रीज आर प्लानिंग द सेम। अगर 1% बाकी कंट्रीज एक साथ हो गई, या बाकी कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से टैरिफ इंपोज करने स्टार्ट कर दिए, तो इट कैन हैपन जिसमें इंडिया कोई किसी भी, आज रिलायंस 4 से 5% डाउन है। आप एक चीज समझो, रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी 5% अगर एक दिन में डाउन होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो 10 भी हो जाएगी। आज तो कोई एवरेज सा शेयर भी 5% से ज्यादा हाँ, राइट। बट आप समझो, लार्ज कैप अगर 5% डाउन है, रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर इतनी बड़ी कंपनी एक चीज पे 5% एक दिन में डाउन है, तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, क्या पता वो कल को 10 डाउन हो जाएगी। तो निफ्टी कैन हिट लोअर सर्किट, कोई बड़ी बात नहीं है। एनालिस्ट रिकमेंड करते हैं पैसा इन्वेस्ट करो, ब्लड बात है, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। बट पैसा है किसके पास? सब लोग तो फुली इन्वेस्टेड है मार्केट में, क्योंकि पहले जब पीक था तब लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, फिर वो नीचे आई तो लोगों ने एवरेज आउट करने के लिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लोगों ने चलाई, तो उस टाइम पे उन्होंने एफडीज तोड़ दी। उसके बाद मार्केट और नीचे आई तो लोगों ने अपनी और सेविंग्स थी वो भी निकाल के लगा दी। अब कहते हैं और बाय करो, तो कैसे बाय करें? पैसा आएगा कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए? बाय करें कहाँ से? तो कुछ लोग बोलते हैं डेट ले लो। बोरोड फंड से तो इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। मतलब इट इज द वर्स्ट डिसीजन यू कैन एवर मेक। दिस इज द वर्स्ट डिसीजन, राइट। सो ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, सी मार्केट का क्या है, यू नेवर नो वेयर इट विल गो। हो सकता है मार्केट और नीचे गिर जाए, अपना बॉटम अभी आया ही ना हो। सो आपकी लोन कमिटमेंट्स तो चलती रहेंगी ना। Right. यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिटर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बट आपकी लोन कमिटमेंट्स तो चलती रहेंगी। Right. सो बोरोड फंड से पैसे लगाने का तो मतलब है ही नहीं। और साथ में आप अगर अपने फंड से भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लीव विद यू अ बेयर मिनिमम फंड्स टू सर्वाइव इफ यू आर लिविंग ऑन अ पेचेक टू पेचेक बेसिस। बिकॉज अभी आप लोग सिर्फ ट्रेड वॉर के इफेक्ट से हम लोग जूझ रहे हैं, अभी एआई का इफेक्ट तो पूरा आया ही नहीं है। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जैसे आप याद होगा, हम स्कूल में क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से, हमसे डिबेट हुआ करती थी स्कूलों में कि वेदर साइंस इज अ बूम और कर्स। सो आज सिमिलर क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर एआई। इट इज अ बूम ऑल्सो एंड अ कर्स ऑल्सो। कर्स इन द सेंस कि यहाँ पे काफी लोगों की जॉब जा सकती है। ब्रिटिश टेलीकॉम ने, एक लीडिंग कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, उसने फोरकास्ट किया है दैट बाय 2030 वी विल
we will lay off more than 50,000 of its of our employees. It is a big number, It is a Hemant. It big is a number. big number, It right? is a big number. And see, I've been I've been a consultant to various clients. Even companies, CFOs and CEOs of the companies nowadays are looking forward to automate their small processes. वो चाह रहे कि हमारी कंपनी के छोटे छोटे प्रोसेस में जो लेबर इंटेंसिव है या मैन पावर इंटेंसिव है वो ऑटोमेट हो जाए और हमको कम से कम लेबर रखना पड़े. Right. सो Right. आप अगर देखे जाए, जैसे आप जीरो द का एग्जांपल ले ले, तो उनकी कोर टेक टीम के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं जो बहुत टाइम से हैं. दे आर नॉट hiring a fresh, they and the existing employees are not leaving. So this is how stagnation in creation of new job is also going to happen because of the AI. So आप फंड्स की इन्वेस्टमेंट को बड़ा रिस्ट्रिक्ट रख के करिए, अपने एक बेयर मिनिमम सर्वाइवल फंड छोड़ के आप कुछ इन्वेस्ट करिए, और उसको भी वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी के साथ. So basically आप ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने का तो बैकअप होना चाहिए अपने सारे एक्सपेंसेस का. आई कैन नॉट कमेंट ऑन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स. उसके पीछे एक ही रीजन है, किसी की लाइफस्टाइल कुछ है, किसी का लाइफस्टाइल कुछ है, बट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू मेक योरसेल्फ सस्टेन इन केस यू आर लेड ऑफ फ्रॉम योर जॉब. सो आप इन्वेस्टमेंट उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान, दिस शुड बी वन ऑफ द पर्सपेक्टिव टू योर इन्वेस्टमेंट गोल नाउ. सो प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना तो वो अपना बैकअप रख पा रहा है, क्योंकि वो इतना एडिक्ट हो चुका है शेयर मार्केट के कि वो अपना सारा पैसा सिर्फ स्मॉल शॉर्ट टर्म रिटर्न जनरेट करने के लिए लगा चुका है. अब 3, 4, 5, 10% कमाने के लिए जो एक एवरेज बहुत बड़ा ट्रेडर कमाता है एक साल में 10%, 12% की एक एवरेज रिटर्न होती है, मैक्सिमम 13-14, उस रिटर्न को कमाने के लिए वो अपनी 100% कैपिटल को रिस्क पे रख रहा है जो 50% डाउन हो रही है. आप अगर आज म्यूचुअल फंड्स को उठा के देखो तो वो पीक से हर शेयर और हर म्यूचुअल फंड 40, 50, 60% डाउन है, या शेयर्स भी हैं जितने स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये सब 50-60% डाउन है. सी जतिन, देर मार्केट के अंदर सर्कल साइकिल्स होती है, कभी मार्केट ऊपर भी जाएगी, कभी मार्केट डाउन भी आएगी, और फैक्टर्स ऐसे ही कुछ होते हैं, ट्रेड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर, टेंशंस बिटवीन टू नेशंस, इंटरेस्ट रेट्स, यही सब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट नीचे ऊपर जाती रहती है. सबसे बड़ी बात इन्वेस्टर को क्या देखने के लिए है कि वो अगर इन्वेस्टर हैं तो दे शुड नॉट बी अ इम्पल्सिव बायर, कि जैसे ही हल्का सा लाल दिखा मैंने पैसा डाल दिया. एग्जाम्पल, सुबह मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि मार्केट इतनी डाउन है, कहाँ इन्वेस्ट करें. हालांकि मैं आई एम नॉट एन एनालिस्ट, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों की साइकोलॉजी आप समझिए कि मार्केट इतनी सी एक दिन का पैनिक आता है 5-7-8% होता है तो लोगों को ये लगता है कि नेक्स्ट डे रिवर्स हो जाएगी, नहीं तो 3 दिन में रिवर्स हो जाएगी. बट कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वो रिवर्सल होता ही नहीं है. इट टेक ईयर्स टू रिवर्स. इतना जल्दी में इन्वेस्ट मत कीजिए आप लोगों को. और क्वेश्चन बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो डेट फंड आप कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए. आप एक चीज समझिए कि पिछले डेटा आप देखेंगे 5 साल में पर्सनल लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. आप पर्सनल लोन के अलावा जो आजकल ब्रोकर्स ने मार्जिन देना स्टार्ट देना शुरू कर दिया है, दिस इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग. बट जब मार्जिन कट होंगे तो क्या हालत होगी आप ये समझिए. तो मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगी. आपके लॉसेस किस रेट पे कटते हैं वो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है. राइट. सो सेव योर कैपिटल. राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो घूम फिर के चीजें वहीं आती हैं. मूविंग बैक टू मार्केट अगेन, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. वील क्लोज आवर पॉडकास्ट विद दिस. What should investors do? Forget about traders, because traders के लिए तो कोई अप एंड डाउन नहीं है. ट्रेडर्स जिस साइड में चाहें वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सेल भी कर सकते हैं, वो बाय भी कर सकते हैं. इन्वेस्टर्स को बाय ही करना होता है. सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू राइट नाउ? सी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ट्रेडर्स मूव्स विद द फ्लो ऑफ द मार्केट. वो अपने आप को निकाल लेंगे. राइट. नाउ द प्राइम क्वेश्चंस कम फॉर इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स आर ऑफ टू टाइप. एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. उनके सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी कहला जाएगा व्हेन दे हैव सरप्लस कैश टू पुट इनटू द मार्केट ऑन द डिप्स. प्लस दे हैव अ टाइमलाइन ऑफ 5 to 10 years at least. Yes. Right. Not 6 months, 1 year. आप लॉन्ग टर्म तो यही बोलना चाहेंगे. Yes. इन सी लॉन्ग टर्म इनकम टैक्स का अलग होता है वैसे जनरल पर्सपेक्टिव, बट एक हम अगर ओवरऑल साइकोलॉजिकली बात करें, बिजनेस के हिसाब से बात करें, 5-10 साल का एक अगर आप होराइजन लेके चल रहे हैं, then you are not required to be worried about anything. Okay. अब बात आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की. तो लॉन्ग टर्म क्या करें? मंथ वाइज 1% डिप्लॉय करना स्टार्ट करें, 2%? As there cannot be a foolproof strategy to invest money. Basically there are 4 R's which needs to be there.
Right. 4 hours are right entry, Right entry, right share, right script, right share, right price, right price, and the right exit. right exit. Perfect. So you So- are saying Yes, एंटर कब करना है, किस भाव पे करना है, कब निकलना है और किस में घुसना है. ये Right. ये चार फैक्टर्स को रख के एक कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकता है. So 4 hour can make you fifth hour. You know what? Yes, 4 hour can make you rich. यस, So rich means, देखिए आप एक चीज समझिए, आप 100% रिटर्न 50% रिटर्न एक साल में नहीं कमा सकते हैं. फॉरगेट अबाउट बुल रन, वो हमेशा नहीं चलता है. आप 10 से 12 से 15% अगर साल में अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से निकाल पा रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. आप अपने बिजनेसेस पे, अपनी जॉब पे फोकस कीजिए. ये आपका साइड बाय साइड काम है. जो सर ने बोला कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्ट से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा होराइजन 5 से 10 साल का होना चाहिए. द मेन पॉइंट इज आपकी स्क्रिप्ट, आपका जो स्टॉक है वो केयरफुली चूज करना चाहिए. अगर आपको नहीं समझ में आता, आप लार्ज कैप में से अच्छे शेयर उठा लीजिए, आपको हमेशा ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे. 3 साल नहीं देंगे, बचे हुए 2 साल दे देंगे. बट आप स्मॉल कैप में इतना ज्यादा फोकस ना रहिए. ऐसा नहीं होता है कि प्राइस कम है तो स्टॉक बहुत ज्यादा गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा. वो आपको ट्रैप करके आपको हमेशा नुकसान देगा. सो लेट अस लीव यू विद अ क्वेश्चन दैट क्या ब्लैक मंडे दोबारा आएगा या नहीं आएगा? ब्लैक फ्राइडे तो हमने बहुत सुने, 2% 3% क्रैश. ब्लैक मंडे 22% क्रैश था यूएस की हिस्ट्री में. सो दिस टाइम ऑल्सो यूएस अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज आर गोइंग टू बी बैडली इम्पैक्टेड. सो हमारा क्वेश्चन अब यही है कि वो ब्लैक मंडे, आप अगर जब आपके पास समय हो, ब्लैक मंडे के बारे में थोड़ा सा पढ़िए. आप देखिए कि ब्लैक मंडे की चीज़ें और ये हिस्ट्री रिपीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और ये क्या ये सर्किट्स आएंगे, क्या मार्केट उतना बुरा रिएक्ट करेगा, या चीज़ें दोबारा ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी. साइनिंग ऑफ, सी ए जतिन कोचर. साइनिंग ऑफ, हेमंत शर्मा. थैंक यू सो थैंक मच. यू सो मच.